ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करवा रहा था मैं कि जैसे दो चार्जेस है Q, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है Q, इसको भी वेलोसिटी दी मैंने V, और दूसरे चार्ज को भी इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी दी मैंने V। दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R है। तो किसी मूविंग चार्ज के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वेलोसिटी से ऊपर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा इस चार्ज पर, तो यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज B1। B1 की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई Q V क्रॉस R बाय R क्यूब। V और R के बीच में एंगल देखो, R इस तरफ है, V ऊपर है, तो V क्रॉस R सॉल्व करेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट 4 पाई Q V, R से एक R कट जाएगा, Q V R स्क्वायर, ये तो आ गया B1। अब इस चार्ज पर अगर मैं फोर्स देखूं तो यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर चार्ज ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स Fm इस तरह से लगेगा इस तरफ। तो Fm की वैल्यू होगी, किसी भी चार्ज पे क्या होता है फॉर्मूला? Q V क्रॉस B, V क्रॉस B1। B1 की वैल्यू कितनी है? B1 की वैल्यू ये, और B1 की डायरेक्शन किधर है? अंदर, वेलोसिटी ऊपर, तो V और B के बीच में एंगल 90, तो जाएगा QVB1। B1 की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई QV बाई R का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे देखें। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे एक चार्ज है Q1, इसको मैंने V1 वेलोसिटी दी, एक और चार्ज ले लो इधर Q2, इसको मैंने V2 वेलोसिटी दी, दोनों के बीच में ये R वेक्टर, तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, दैट इज B1 म्यू नॉट 4 पाई Q1 V1 क्रॉस R बाय R का क्यूब। फिर मुझे निकालना फोर्स ऑन 2 बाय 1, फोर्स ऑन 2 बाय 1 F21, तो ये होगा Q2 V2 क्रॉस B1। Q2 V2 की जगह V2 आ जाएगा, B1 की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, म्यू नॉट 4 पाई Q1 V1 क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे देखें, हो गया नोट? यस सर। अब देखो एक चीज और, इसमें मान लो इस चार्ज पार्टिकल को Q को मैंने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी V, और दूसरा वाला जो चार्ज पार्टिकल है Q, उसको वेलोसिटी दी मैंने ऐसे, और इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर, उसकी वैल्यू क्या होगी? B1 बराबर
म्यू नॉट 4 पाई क्यू वी बाय आर स्क्वायर, यही वैल्यू होगी। लेकिन इस चार्ज के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इस चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, इस चार्ज के कारण इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? इस चार्ज पे एफ एम इस तरफ लगेगा। लेकिन इस चार्ज को मैंने वी वेलोसिटी दी, तो इस चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो देखो मैंने बताया था कि एक्चुअल में ये लाइन जो है इसी लाइन पे जा रहा है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0, क्योंकि चार्ज की डायरेक्शन और पॉइंट उसी एक ही लाइन पर है। यस सर। तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा? 0। तो इस चार्ज के कारण इस पे तो फोर्स लग रहा है, लेकिन सेकंड वाले के कारण यहाँ पर इस पे फोर्स नहीं लग रहा। एफएम की डायरेक्शन कैसे होगी? एफएम की डायरेक्शन इस पे नीचे की तरफ होगी। बात समझ में आई? ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगा रहा, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। मैग्नेटिक फोर्स आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। क्योंकि इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके कारण इस पे फोर्स नहीं लग रहा, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, नोट कर ले इसको। ठीक, इसके बाद आता है लॉरेंट्ज फोर्स। टॉपिक डाला लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, और यहां पर एक चार्ज है Q, इसको मैंने V वेलोसिटी दी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? अंदर की तरफ, करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? चार्ज को वेलोसिटी दी मैंने ऊपर, तो अंगूठा ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो उंगलियां मेरे अंदर की तरफ, तो फोर्स ऐसा लगेगा। तो इस चार्ज का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये चार्ज रेस्ट पे रहेगा। ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये चार्ज इसको दूर जाता हुआ दिखेगा अपने आप से। ये लेफ्ट से ऊपर जा रही होगी और ये v वेलोसिटी से चार्ज दूर हो इसके रहा है ना रेस्पेक्ट में, ये रेस्ट पर। तो अब इसके रेस्पेक्ट में जो चार्ज रेस्ट पर है, तो रेस्ट चार्ज पर कौन सा फोर्स लगता है? रेस्ट पर चार्ज पर तो मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं सकता। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये चार्ज रेस्ट पर है, तो इस ऑब्जर्वर
तो कोई चार्ज अगर रेस्ट पर रहता है तो रेस्ट चार्ज पर कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगता है केवल। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये क्या बोलेगा कि ये चार्ज क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज मूव कर रहा है। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, इसके रेस्पेक्ट में तो ये चार्ज मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर नंबर 2 के रेस्पेक्ट में ये चार्ज मूव कर रहा है, तो ये बोलेगा कि जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो एक ऑब्जर्वर को इलेक्ट्रिक फील्ड दिख सर रहा ये है और एक सेकंड ऑब्जर्वर को वो, हाँ ये तो सर ये रेस्ट पर है ना। सेकंड ऑब्जर्वर वाला दोबारा बताना। सेकंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो चार्ज मूव कर रहा है, ये तो रेस्ट पर है, यस सर, यस सर। इसके रेस्पेक्ट में चार्ज मूव करता हुआ दिख रहा है। हाँ जी सर। तो ये तो सिंपली बोलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस पर, एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और ये वाला क्या बोलेगा? इस पे जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू क्यू ई। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन उसको ऑब्जर्व हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अगर वो चार्ज रेस्ट पे है तो मतलब रेस्ट, इसको रेस्ट पे दिख रहा है तो ये बोलेगा कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में चार्ज मूव कर रहा है तो वो बोलेगा कि फोर्स जो लग रहा है क्यू वी क्रॉस बी है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्चुअल में वो दोनों सेम ही चीज होती है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में एक ही चीज होती है, उसको बस ऑब्जर्व करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो अब तीसरा ऑब्जर्वर कोई होगा, वो मान लो 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कौन सा फोर्स लेंगे? अब तो इन दोनों का फोर्स का जो सबमिशन है एफ एल, इसे बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। वो एफ है मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का सम होता है। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई, इसे ही लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो दोनों ही फोर्सेस के सम को लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं हम लोग। ये एफ एम और एफ ई, ये जो दोनों फोर्सेस है, एफ एम कब लगा? जब वो ग्राउंड पे था। एफ ई कब लग रहा है? जब वो लिफ्ट में मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से। तो ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ये फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। दीज फोर्स डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, जबकि लॉरेंट्ज फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई? लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है Yes, वो sir. फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नहीं करता है। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग नहीं रह सकती, सब साथ में रहती है वो। ठीक है, नोट कर लिया इसको। एक सेकंड सर, कर रहा हूँ सर।
यस सर, हो गया नोट। ठीक है, अब चलो देखो इस पर। अब एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो देखो वेलोसिटी सेलेक्टर का कंसेप्ट क्या है, कैसे काम करता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पे किसी चार्ज को मैंने वेलोसिटी दी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, ऐसे शो कर देता हूं। ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये चार्ज मूव कर रहा है, तो इस चार्ज पर ये चार्ज क्या हो रहा है, सीधा निकल जा रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा, अनडेविएट होके निकल रहा है ये, अनडेविएटेड। तो इसका मतलब इस पे देखो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, चार्ज वेलोसिटी ऐसे दी मैंने, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा क्यू वी बी, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा क्यू ई। अगर ये चार्ज अनडेविएट होके जा रहा है, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस बराबर होंगे। हाँ जी सर। ठीक है, अगर चार्ज अनडेविएट होके जा रहा है तो क्यू वी बी बराबर होगा क्यू ई के, क्यू से ई कैंसिल, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा ई बाय बी। तो हमें जो मर्जी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चाहिए चार्ज पार्टिकल की, वो वेलोसिटी हम लोग ई बाय बी के रेशियो को एडजस्ट करके हम लोग वो वेलोसिटी वेलोसिटी पता कर लेते हैं। ठीक है, ई बाय बी के रेशियो से हम लोग वेलोसिटी पता कर लेते हैं कि कितना उसकी वेलोसिटी होगी। आई बात समझ में है? यस सर। नोट कर लिया इसको? यस सर। चलो एक सवाल लेते हैं हम लोग। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज particle move without deviation, move without, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है इसमें, सीधा का सीधा जा रहा है, विदाउट डेविएशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही फील्ड है वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देन ऑप्शन V जो है is always perpendicular to magnetic field. Option B, E is perpendicular to, is always perpendicular to velocity. Option C, E is perpendicular to magnetic field. And option D, none of these.
ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? एक चार्ज पार्टिकल सीधा का सीधा चला जा रहा है, डेविएट नहीं हो रहा, ठीक है। तो दो कैसे करेंगे? इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा क्या वो जीरो हो रहा है? तभी तो अनडेविएट होके जा रहा है। Yes, sir. और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है? क्यू वी क्रॉस बी। और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या फोर्स लगता है? क्यू ई। ये दो फोर्स ये लग रहे होंगे इस पे, ये इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? Yes, sir. यहां से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, क्योंकि क्यू से क्यू कट गया। तो देखो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे सी वेक्टर इक्वल टू लिखता हूं ए क्रॉस बी, तो जो सी होता है वो क्या ए के परपेंडिकुलर होता है? ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं ना। Yes, sir. सी वेक्टर जो है ए के परपेंडिकुलर होता है और सी वेक्टर ही बी के भी परपेंडिकुलर होता है। उसी तरह से ई वेक्टर जो होगा वो बी के परपेंडिकुलर तो होगा, और ई वेक्टर जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी वो अनडेविएट होके जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है? ई जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वी के, और ई जो होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में? Yes. कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है ई नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है बी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को मैं रिलीज करता हूं, इसको रिलीज किया, क्यू चार्ज एम मास, तो क्या होगा? क्यू चार्ज है, एम मास है, इस चार्ज पार्टिकल को मैंने यहां पे रिलीज किया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए इसको वेलोसिटी देना जरूरी है। वेलोसिटी नहीं दूंगा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। रिलीज करूंगा तो इस पे सिर्फ क्या लगेगा? केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इस तरह से रिपेल होगा, इधर जाएगा, और जिसका एक्सीलरेशन हो जाएगा कितना? क्यू ई बाय एम। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? क्यू ई बाय एम। Yes, sir. ठीक है, और बाकी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। स्पीड चेंजेस किसके कारण हो रही है? स्पीड चेंज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। केवल इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही इसकी स्पीड बदलती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क डन कर रहा है वो ही वर्क डन इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स is equal to change in काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो कोई Yes, मैग्नेटिक sir. फोर्स नहीं लग रहा, केवल
इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा अगर चार्ज को मैं यहाँ पे रिलीज करता हूं तो। नोट कर लिया? Yes, sir. अब देखो अगला सवाल। अब मान लो चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे देता हूं मैं। इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, E नॉट बी नॉट। अब चार्ज पार्टिकल को Q चार्ज M मास, इसको मैंने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी V, ठीक है, V नॉट वेलोसिटी दे दी। अब क्या होगा? अब तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो इसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर होगा। अब तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा और Yes, इलेक्ट्रिक sir. फोर्स तो एक्ट कर ही रहा था। तो अब इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे घूमते घूमते जाएगा। और क्या होता जाएगा? इसकी पिच जो है वो पिच बड़ी होती जाएगी। देखो यहाँ पे पास पास, ये पिच 1, पिच 2, पिच 3, इसकी पिच क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। क्यों बड़ी होती जा रही है? क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, उससे इसकी इधर वाली स्पीड तो बढ़ती जा रही है। हमने जब पहले क्वेश्चन किया था जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता था, तो उसमें क्या होता था? पिच बराबर आती थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये इस तरफ की जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट थी। यहाँ पर इस तरफ की वेलोसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये घूम रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये आगे बढ़ रहा है। आगे Yes, बात sir. समझ में? Yes, sir. तो इसकी पिच कैसे निकालेंगे हम लोग? तो P1 बराबर पिच 1, एक्चुअली पिच 1 यहां से लेके, मैंने ये पिच 1 बोला है ना, एक कंप्लीट सर्कल कहां से करा इसने? यहां तक, ये होगा ना, ये पिच 1 होगा ना। सर वो तो अगर नीचे से जाएगा तब तो होगा। हाँ, ये P2 होगा, ठीक है, ये पिच 1 होगा, ये पिच 2 होगा, ये कंप्लीट सर्कल हो गया ना। Yes, sir. तो पिच 1 कैसे निकालेंगे? देखो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला। मुझे पता है कि यहां से यहां तक घूमने में एक टाइम पीरियड लगेगा इसको। Yes, sir. P1 बराबर, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ क्या है? कुछ भी नहीं, इसको तो मैंने ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी थी, तो इनिशियल जी सर। वेलोसिटी 0। एक्सीलरेशन कितना? एक्सीलरेशन Q E नॉट बाय M, और T की जगह आ जाएगा टाइम पीरियड, T का स्क्वायर। बोलो आया समझ में? Yes, sir. पिच 2 के लिए, पिच 2 के लिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालो और उसमें से पिच 1 को माइनस कर दो, तो यहां से यहां तक ये 2T समय में पहुंचेगा। Yes, sir. तो उसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे हाफ क्यू ई नॉट बाय एम, ये हो जाएगा 2T का स्क्वायर माइनस T का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या? पहले मैंने हाँ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल ली, Yes, sir. उसमें से Yes, पिच sir. 1 को Yes. घटा दिया तो पिच 2 आ जाएगा। इसी तरह से पिच 3, पिच 4, तो देखोगे इसकी पिच जो है बढ़ती जा रही है, तो इसका पाथ जो होगा कैसा होगा? हेलिकल पाथ विथ वेरिएबल पिच। और टाइम पीरियड निकालना आता ही है, 2 पाई m बाई क्यू बी। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई m बाय क्यू बी नॉट। ठीक है? Yes, sir.
नोट कर ले इसको। कर लिया रेडियस नोट निकाल सर। सकता है, रेडियस क्या होगी, आर इक्वल टू वही एम बी नॉट बाई क्यू बी। चलो अगला सवाल, इसको मैंने परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी, मान लो परपेंडिकुलर वेलोसिटी ना देके मैं इसको किसी एंगल पे वेलोसिटी देता, थीटा एंगल पर, तब क्या होता? मान लो इस चार्ज को ऐसे वेलोसिटी देता, क्यू चार्ज, एम मास, अलग अगेन ई नॉट इधर, बी नॉट इधर, थीटा एंगल पे वेलोसिटी देता तो क्या होता? अगेन इसके अब दो कंपोनेंट होते हैं, एक इधर v cos थीटा, इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होती है, और ऊपर की तरफ होता v sin थीटा। तो v sin थीटा तो इसको घुमाता, अगेन इसका पाथ कैसा होता, वही वेरिएबल इंक्रीज होता जाता पिच, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, लेकिन अब इसमें स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी भी लेंगे अब x की तरफ, तो रेडियस हो जाएगी इसकी r इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, ठीक है, क्यू बी नॉट। टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। पिच वन कैसे निकालेंगे? अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी भी लोगे आप, ठीक है, दैट इज v cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? उसी तरह से P2 निकल जाएगा, यस सर। आ रहा है ना, ये ऊपर से जा रहा है। नहीं सर आ रहा है, ये पिछले वाले की तरह था, इसकी वजह से। बस इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आ जाएगी ना, v cos थीटा इंटू यस टी, सर। ठीक है। चलो इसके बाद आता है आपका, साइक्लोट्रॉन करवा ही दिया मैंने, अब आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स लगता है? ठीक है, रब कर रहा हूं उसको मैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर in magnetic field। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लो मैंने कंडक्टर ले लिया, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? अच्छा, करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस तो सर। चार्ज पे तो फोर्स निकाल आता है हमको, क्यू वी क्रॉस बी, उसी तरह से इस पे भी वैसे ही निकालेंगे हम लोग। तो देखो इसको कैसे समझते हैं हम लोग। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंडक्टर का छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग डीएल। तो इसमें ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको वेलोसिटी हमने दी, ठीक है,
मान लो इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वीडी। कंडक्टर के sir. अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्यू वी बी, दैट इज ई वी डी इंटू बी। Yes, sir. तो देखो नेट फोर्स, ये तो एक चार्ज पे होगा, तो एफ नेट टोटल फोर्स कितना होगा? तो देखो जब हमने करंट पढ़ा था उसमें एक टर्म डिफाइन करी थी स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखूंगा मैं। मान लो इसका एरिया है ए, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? एन इंटू इसका वॉल्यूम, ए इंटू एल या डी एल। क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? एन तो हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Into a. पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसको अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। Yes, तो sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेट फोर्स निकालना, एक इलेक्ट्रॉन्स पे इतना फोर्स लग रहा है ई वी डी बी, इसको ई वी डी बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स आ जाएगा। अब यहां पर देखो आपने पढ़ा था करंट इक्वल टू आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, तो एन ई ए वी डी क्या ये आई बन जाएगा? Yes, sir. IDLB. तो आई डी एल बी, एफ नेट हो जाएगा आई डी एल बी।